कभी सोचा है कि आपके साथ जो हो रहा है उसकी प्लानिंग किसी और ने पहले से ही कर रखी है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं, पर वो आपका हर मूव कंट्रोल कर रहा है। आइए जानते हैं एक ऐसी ही कहानी के बारे में। कहानी शुरू होती है एक कॉनमैन के साथ जिसका नाम निकी है। वो न्यूयॉर्क शहर के एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ एक खूबसूरत लड़की को एक आदमी के साथ देखता है जो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो उससे पीछा छुड़ाकर निकी की टेबल पर आकर बैठ जाती है और उसे दिखावा करने को कहती है जैसे वो उसका बॉयफ्रेंड है। वो अपना नाम जेस बताती है। दोनों में अच्छे से बातें होती हैं और बातें पसंद में बदल जाती हैं और ये मुलाकात उन्हें होटल रूम तक पहुंचा देती है। तभी अचानक उनके कमरे में एक आदमी आता है जो बहुत गुस्से में है। जेस बताती है कि वो उसका पति है। वो निकी पर गन तान देता है और उसे शूट करने की धमकी देता है। निकी ध्यान भटकाने के लिए कहता है कि उसे कैंसर है, जिससे जेस को शक हो जाता है कि निकी ने उसकी प्लानिंग को पकड़ लिया है। निकी ने उनके काम और प्लानिंग को बिल्कुल गलत बताया। उसे ये भी बताया कि अगर ये सच में उसे लूटने की कोशिश थी तो उन्हें एक्चुअली में क्या करना चाहिए था। इन सब के होने के बाद जेस वहाँ से निकल जाती है, पर जेस को जानने की चाहत उसे वहाँ खींच लाती है। निकी वहाँ उसके पास फिर से पहुँच जाता है और उसे कॉफ़ी पर साथ चलने को कहता है। कॉफ़ी के दौरान निकी ने एक नाकामयाब घोटाले में उलझे दो बिजनेस पार्टनर्स के बारे में एक कहानी सुनाई, जिसमें एक बिजनेस पार्टनर दूसरे को शूट कर देता है, ये साबित करने के लिए कि वो दोनों साथ में काम नहीं कर रहे थे। और जिन दो पार्टनर से ये सवाल पूछा जा रहा था वो निकी के फादर और ग्रैंडफादर थे। और इस्तेमाल किए गए हथियार को टोलेडो पैनिक बटन कहा जाता है। और निकी ने जो ये कहानी सुनाई वो सब झूठ है, क्योंकि वो सिर्फ उसका ध्यान अपनी बातों पर बनाए रखना चाहता है। जेस ने निकी को कॉन आर्ट सिखाने के लिए कहा और निकी मान जाता है। वो कहता है कॉन इज अ गेम ऑफ फोकस। निकी बताता है कि धोखाधड़ी की कला फोकस और हेरफेर के इर्द गिर्द घूमती है। इस बात पर जोर देता है कि ध्यान एक स्पॉटलाइट के रूप में काम करता है। इंसानी दिमाग एक वक्त पर कई काम नहीं कर सकता। तुम्हें लोगों के दिमाग में घुसकर उस हिसाब से चालें बनानी होगी। जेस को बातों में लगाकर वो उसके पास से चोरी करता रहता है जिसका उसे पता भी नहीं चलता। वो कॉनमैन की दुनिया के पैंतरे और नज़रिए को साझा करता है। फिर वो उसे गुड लक कहता है और वहाँ से चला जाता है। आगे दिखाया जाता है कि निकी अपने दोस्त और टीम के साथ अपना बिजनेस न्यू ऑर्लिन्स ले जाता है। निकी को गैम्बलिंग की लत है। वो यहाँ दाव लगाता है और घोड़े की दौड़ में पैसे हार जाता है। कुछ दिनों बाद जेस, जो निकी को ढूंढ रही थी, उसका पता लगा लेती है और टीम में शामिल होने में अपनी ख्वाहिश को जाहिर करती है। निकी ने उसे एक मौका देने का फैसला किया और उसे तुरंत अपने दोस्त होस्ट से मिलवाया। वो पहले से जानते थे कि जेस यहाँ ज़रूर आएगी और ये सब निकी का प्लान था। न्यू ऑर्लिन्स में एक इवेंट चल रहा है और रास्ते लोगों से गुलजार हैं। जेस टीम के साथ एक प्रैक्टिस में भाग लेती है जिसके लिए वो उसे लोगों से भरी सड़कों पर ले जाते हैं। जेस अनजान लोगों से घड़ियाँ, पर्स और कई ज्वेलरीज चुराने में अपने टैलेंट को दिखाती है। उसकी काबिलियत से इम्प्रेस होकर निकी जेस को ऑफिशियल तौर पर टीम का हिस्सा बनने की इजाज़त दे देता है। टीम जेस को एक होटल कसीनो में ले जाती है जहां वो उसे आईडी कार्ड की चोरी और क्रेडिट कार्ड की जालसाजी के अलावा लोगों को लूटने की जो भी स्कीम चलाते हैं उसे उसमें शामिल करते हैं। उन्होंने एटीएम पिन रिकॉर्ड करने के लिए नकली एटीएम भी लगा दिया है। यहाँ जेस की मुलाकात निकी के दोस्त और पार्टनर फरहाद से होती है, जो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्कीम्स पर काम कर रहा है। जितना बड़ा स्कैम उतना बड़ा मुनाफा। फरहाद कार में जेस के होने को नज़रअंदाज करता है और उसके बारे में निकी से सब कुछ पूछता है। वो कंफर्म करना चाहता है कि जेस के बारे में उन्हें सारी जानकारी है भी या नहीं। फरहाद के बर्ताव के बावजूद जेस उसे पसंद करने लगती है। आगे दिखाया जाता है कि निकी जेस को अपने काम और लोगों से मिले डेटा के बारे में समझाता है, जिसमें यह भी शामिल है कि उनके मुनाफे का बंटवारा कैसे किया जाता है। तभी जेस की नज़र एक हार पर पड़ती है जिसे वो रखना चाहती है। हालांकि निकी ने उसे मना कर दिया और उसे बताया कि सबूत नहीं छोड़ना चाहिए और बचने के लिए वो जो कुछ भी चुराते हैं उसे बेच देते हैं ताकि वो लोग हमेशा लोगों की नज़र से गायब रहें। जेस एक बड़े स्कैम के बारे में पूछती है जो उन्हें फ्यूचर में एक झटके में इस काम से बहुत सारे पैसों के साथ रिटायर होने की इजाज़त दे सकता है। तो निकी ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। उसने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि वो एक अलग तरह के बिजनेस में शामिल हैं और एक बड़ा दांव लगाकर रिटायर होने का ख्वाब ही उनके लिए एक स्कैम है। जब सभी पैसों से भरे बैग्स की गिनती की जाती है
तभी निकी रेस ट्रैक पर गैम्बलिंग करने के लिए कैश की डिमांड करता है। निकी ने जेस के रहने का इंतज़ाम कर दिया है, तो वो उसे कैब लेने का मशवरा देता है। वो कहता है कि दोनों के बीच में किसी तरह का कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, पर इसके बावजूद निकी खुद उसके दरवाजे तक पहुंच जाता है। वो भी उसे पसंद करता है और अपने बचपन की कुछ कहानियां उसे बताता है। ये भी बताता है कि उसके पिता उसे मैलो बुलाते हैं और उसका यकीन है कि जिस तरह का कौन वो करते हैं, ऐसे खेल में दिल के जज्बात नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये जज्बात उनकी मौत का कारण बन सकते हैं। एक बड़े खेल से पहले की रात सभी लोग जश्न मनाते हैं और निकी उन्हें बताता है कि उनकी चोरी ने अब तक के उनके सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और उन्होंने एक हफ्ते में 1.2 मिलियन की कमाई की है। उसने सबको वादा किया और उनके घर भेज दिया। कहे गए वादे के मुताबिक उनका हिस्सा सब तक भेज दिया जाएगा। होस्ट ने निकी को पैसों का एक बैग दिया और उससे वादा लिया कि वो इन पैसों के साथ गैम्बलिंग नहीं करेगा। निकी इस वादे से सहमत है और ये सब जेस देख रही है। अगले दिन निकी और जेस एक फुटबॉल मैच देखने के लिए जाते हैं। हालांकि जेस एक्सेप्ट करती है कि वो फुटबॉल की फ़ैन नहीं है। निकी का सुझाव है कि वो खेल के दौरान कुछ मज़ेदार छोटी छोटी बेट लगाएंगे, जैसे कि ये अंदाज़ा लगाना कि क्या कोई फ़ैन हॉट डॉग पकड़ पाएगा या कोई इतना नशे में होगा कि वो चेयर करने के लिए खड़ा नहीं होगा। वो इस बात पर भी शर्त लगाते हैं कि जब कोई लड़की वहाँ से गुजरती है तो कितने आदमी उसे पलट कर देखेंगे। ये सब होता देख एक आदमी उनके साथ बेट लगाने की इच्छा जाहिर करता है, पर इन तीनों में से जेस जीत जाती है। आगे ल्यूयॉन फुटबॉल गेम पर बेट लगाने की बात रखता है। ये सुन जेस ने मना कर दिया, क्योंकि उसे इस गेम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरी ओर निकी ल्यूयॉन की बात से सहमत हो जाता है और $1000 की शर्त लगाई जाती है। बदकिस्मती से निकी शर्त हार जाता है। अब निकी आगे नहीं खेलना चाहता, लेकिन ल्यूयॉन उसे खेल जारी रखने के लिए मनाता है। निकी ना चाहते हुए भी सहमत हो जाता है और इस बार बेट को बढ़ा देता है। जैसे जैसे सट्टेबाजी बढ़ती जा रही है, निकी को लगातार नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। शर्त बढ़ती जाती है। $1,00,000 खोने के बाद जेस ने अचानक उससे पैसों का बैग ले लिया और वहां से निकलने के लिए कहा, पर निकी नहीं मानता और पैसों को टेबल पर रख देता है। उसके पास जितना कैश है उसने सब दांव पर लगा दिया। अब टेबल पर 1.1 मिलियन का सट्टा लगा है, जिसमें उन्हें सिर्फ हाई कार्ड को चुनना है। ये देखकर ल्यूयॉन बहुत खुश है और वो कार्ड को उठाता है, पर इस बार उसका नंबर 5 है। यहाँ निकी को विश्वास है कि सब कुछ उसके फेवर में ही होगा। वो अपना कार्ड पलटता है, लेकिन उसका नंबर 3 है। वो अपना सब कुछ खो बैठा है, जिसके लिए उसकी टीम ने काम किया था। उसने अपने पैसों के साथ दूसरों के पैसे भी दांव पर लगा दिए थे। जेस ये देखकर सदमे में है और निकी इतने बड़े नुकसान से दंग रह गया है। मायूस होकर अब निकी वहां से जाना चाहता है, पर ल्यूयॉन ने उसे ताना मारते हुए कहा कि बड़े लोगों के साथ खेलने से तुम्हें यही मिलेगा। ये सुन निकी का दिमाग खराब हो गया। उसने शर्त को फिर से 2 गुना करने का फैसला किया। वो ल्यूयॉन को मैदान पर किसी भी खिलाड़ी को चुनने का चैलेंज देता है और निकी ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेगा कि वो कौन से नंबर का खिलाड़ी है। ये एक नामुमकिन चैलेंज है। शुरुआत में ल्यूयॉन ने ये सोचकर मना कर दिया कि निकी इलॉजिकल बर्ताव कर रहा है। हालांकि निकी ने चैलेंज को नया रूप दे दिया और कहा कि ल्यूयॉन जो भी प्लेयर को सिलेक्ट करेगा, निकी की जगह जेस ये देखकर बताएगी कि आखिर वो प्लेयर कौन सा है जिसे ल्यूयॉन ने चुना है। जेस इन सब से हैरान है, क्योंकि उस पर सब दांव पर लगा है। वो निकी की ओर देखती है। निकी उसे प्लेयर सिलेक्ट करने के लिए कहता है। ल्यूयॉन मुफ्त में आ रहे पैसों को इनकार नहीं कर सका। आखिर में वो एक प्लेयर को सेलेक्ट करता है। अब जेस की बारी है। घबराई हुई जेस प्लेयर को सेलेक्ट करने की कोशिश करती है, पर तभी ल्यूयॉन जेस को पीछे हटने का एक आखिरी मौका देता है, लेकिन निकी आगे बढ़ने के लिए कहता है। जेस एक बार फिर से प्लेयर्स को ध्यान से देखती है। अचानक उसने फरहाद को 55 नंबर की जर्सी पहने हुए देखा। वो मुस्कुराती है और उसे ही चुनती है, जिससे निकी के साथ वहां बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। हैरानगी की बात यह है कि उसका जवाब सही है। ल्यूयॉन ने उसी को ही चुना था। दोनों जीते हुए पैसे लेकर फौरन निकल जाते हैं। आगे पता चलता है कि आज जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ निकी का प्लान था। पूरे प्लान को कई स्टेजेस में बांटा गया था। वो जानता था कि ल्यूयॉन एक पेशेवर जुआरी है और 55 नंबर उसे कई दिनों से आते जाते बार बार दिखाया जा रहा था, ताकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड हो जाए। और वही हुआ। जब उसने अपनी नज़र के सामने 55 नंबर के प्लेयर को देखा तो उसने उसी को चुना। निकी का बार बार बेट को हारना प्लान का हिस्सा था, जिसके बारे में जेस को कुछ नहीं पता था।
ताकि उसका बर्ताव एकदम असली लगे, और ये सब काम कर गया। फिर अचानक निकी ने कैब रोक दी और उनके पीछे एक और कार आ गई। वो कैब ड्राइवर को जेस को एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए कहता है और उसके हिस्से के पैसे उसके पास छोड़ देता है। कुछ और कहे बिना वो जेस को हमेशा के लिए अलविदा कह देता है और उसका दिल तोड़कर चला जाता है। आगे 3 साल बाद दिखाया जाता है कि निकी अर्जेंटीना में है। वो एक मिलियनर कार रेस के मालिक राफेल और उसके साथी ओवेंस के साथ काम कर रहा है। राफेल के पास एक जबरदस्त फ्यूल बर्न एल्गोरिदम है जो उन्हें आने वाले रेसिंग सीजन में खास फायदा देगा। हालांकि राफेल को चिंता है कि यह फायदा काफी नहीं होगा। निकी उसका काम करने के लिए एक प्लान बनाता है और कहता है कि वो राफेल के एक पुराने नाखुश एम्प्लॉय की भूमिका निभाएगा और कार रेसिंग में अपने मेन कॉम्पिटिटर मैक्वेन को राफेल का नकली एल्गोरिदम बेचेगा। ऐसा करने से मैक्वेन के पास ट्रैक पर कुछ नया बेहतर परफॉर्म करने के लिए नहीं होगा, जबकि इस झूठी डील से कार रेस में राफेल अपनी नई टेक्नोलॉजी के साथ जीत जाएगा। निकी राफेल की पार्टी में शामिल होता है जहां वो प्लान के मुताबिक राफेल से झगड़ा करेगा और इसका फायदा मैक्वेन उठाएगा। वो बारटेंडर से कहता है कि उसे शराब की लत है, तो इसलिए जब भी वो उससे ड्रिंक मांगे तो उसे ग्लास में पानी और ऑलिव्स को डालकर देना है ताकि वो नशे में लगने की एक्टिंग कर सके। पूरी शाम निकी पार्टी में सभी मेहमानों के साथ बातचीत में बिजी रहा। हालांकि जब वो प्लान के मुताबिक राफेल के पास उससे झगड़ा करने जाता है तो वो हैरान रह जाता है जब वो जेस को एक खूबसूरत रेड ड्रेस में राफेल के साथ देखता है। ये देख निकी को बहुत बुरा लगता है। उसके पुराने जज्बात फिर से उस पर हावी होने लगते हैं। जेस निकी के पास जाती है और उससे कहती है कि वो अपनी इस नई दुनिया में राफेल के साथ है। वो बताती है कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है और अपने दम पर अच्छा कर रही है। राफेल उसके अतीत के बारे में नहीं जानता, तो वो निकी को उनके पुराने रिश्ते के बारे में कुछ ना कहने के बारे में कहती है। मायूस होकर निकी बारटेंडर के पास जाता है और ड्रिंक ऑर्डर करता है, पर बदले में उसे एक गिलास पानी मिलता है क्योंकि पिछले बारटेंडर ने निकी की दी गई इंस्ट्रक्शंस के बारे में बता दिया था। वो फिर भी ड्रिंक लेने में कामयाब हो जाता है और प्लान के मुताबिक निकी राफेल का सामना करता है, लेकिन वो गुस्से और जलन से भरकर राफेल के चेहरे पर मुक्का मारता है। इससे निकी को पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। ओवेंस उसे बाहर ले जाता है। वहीं उसकी मुलाकात मैक्वेन की गार्ड से होती है जो निकी को मैक्वेन से कल मिलने के लिए कहता है। उसे लंच के लिए इनवाइट किया गया है। अगले दिन मैक्वेन के साथ मीटिंग के दौरान निकी उसकी बात पर फोकस नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो जेस को राफेल के साथ देखता है और चिढ़ जाता है। निकी के पास एल्गोरिदम के प्रूफ्स मौजूद हैं और दोनों इसकी टेस्टिंग के लिए फिर से मिलने और डील डन करने का डिसाइड करते हैं। जब जेस राफेल से दूर होती है तो निकी थोड़ी देर के लिए उसके पास जाता है और उसे राफेल पर भरोसा ना करने के लिए अलर्ट करता है। हालांकि जेस ने बात को पलट दिया और सवाल किया कि निकी ने तो उसे छोड़ दिया था, तो उसके बाद वो उसकी बात पर भरोसा क्यों करे। जैसे ही जेस वहां से जाती है वो निकी का वॉलेट वापस उसकी ओर फेंक देती है। ये एक इशारा है कि वो अभी भी अपना खेल खेल रही है। आगे दिखाया जाता है कि निकी नकली एल्गोरिदम का डेटा दिखाता है जो बिल्कुल असली की तरह है। वो मैक्वेन के साथ 3 मिलियन यूरो की डील डन कर लेता है। निकी अलग अलग तरीकों से जेस के करीब आने की लगातार कोशिश करता है। जैसे एक औरत का पर्स गिरा हुआ पाती है और उसे लौटाने के लिए उसके एड्रेस पर जाती है जहां निकी उसका पहले से इंतजार करते हुए मिलता है। वो जेस के साथ पहले जैसी जिंदगी चाहता है, पर जेस कहती है कि जब से हम आखिरी बार मिले थे तब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो निकी को सख्त हिदायत देती है कि वो उससे दूर रहे क्योंकि वो दोबारा उसकी चालों में नहीं फंसने वाली। आखिरी कोशिश के रूप में निकी जेस को मनाने के लिए फरहाद को बुलाता है, उन्हें मिलवाता है। वो कहता है कि निकी न्यू ऑर्लिन्स में अपनी पिछली बातों के लिए उससे माफ़ी चाहता है। वो उसे वही नेकलेस गिफ्ट करता है जो 3 साल पहले जेस ने पसंद किया था और निकी ने उसे बेचने के लिए कहा था। निकी जेस को उससे फिर से मिलने के लिए मना लेता है। बातचीत के दौरान वो बताता है कि उससे दूर जाने के बाद उसने बीते सालों में कोई काम नहीं किया और उसने वापस से अपने पिता से कांटेक्ट भी किया। जेस उससे सुनने के बाद निकी से सीधे पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। निकी का दावा है कि वो अब बदल गया है, लेकिन एक धोखेबाज इंसान के रूप में उसके अतीत के कारण जेस के लिए उस पर यकीन करना मुश्किल है। वो वहां से चली जाती है, पर कोई उसका पीछा कर रहा है। निकी होटल में लौटने पर जेस को उसके कमरे के बाहर बैठा हुआ देखता है। अगली सुबह वो उसे बताता है कि वो आज रात यहाँ से जाने की प्लानिंग कर रहा है और जेस को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इसके फौरन बाद ओवेंस निकी के दरवाजे पर आता है
निकी उसे छुटकारा पाने की कोशिश करता है पर ओवेंस उसके कमरे में आता है। वो बात करते हुए उसके कमरे की तलाशी लेता है। उसे लगता है कि निकी किसी के साथ रूम में है, पर वो किसी को भी वहां पर ढूंढ नहीं पाता क्योंकि जेस बैल्कनी से चुपकर वहां से बाहर निकल गई है। ओवेंस आखिरकार निकी के पास एक पैकेज छोड़कर निकल जाता है। आगे दिखाया जाता है कि निकी ने राफेल के असली एल्गोरिदम को न सिर्फ मैकवेन को बल्कि हर दूसरी रेसिंग टीम को उसी कीमत पर बेच दिया। अब हर टीम उसकी इस दोस्ती के लिए शुक्रगुजार है। सभी कहते हैं कि आप जैसे दोस्त का साथ हो तो लक की किसे ज़रूरत है। वो डिग्गी में पैसों को भरता जाता है। इसके नतीजे में निकी के पास लगभग 27 मिलियन यूरो जमा हो गए हैं। निकी को खबर लगती है कि राफेल को उसके बारे में पता लग गया है, लेकिन वो जेस को लिए बिना जाना नहीं चाहता। हालांकि जैसे ही वक्त खत्म होने लगता है वो अपना बैग उठाता है और दरवाज़ा खोलता है और जेस को अपने सामने पाता है, जो देर से आने के लिए उससे माफ़ी मांगती है। इस बीच मैकवेन का एक गार्ड अपनी सीट बेल्ट बांधता है और सेफ्टी गियर पहनता है और तेज़ी से आगे बढ़ता जाता है और एक कार के साथ टकरा जाता है। वो किसी और की कार से नहीं बल्कि निकी की कार से टकराया है। जेस और निकी को किडनैप कर लिया गया और उनके मुंह पर डक्ट टेप लगाकर राफेल के गोदाम में लाया गया। यहाँ पता चला कि गार्ड निकी पर नज़र रखने के लिए मैकवेन की कंपनी में काम करने वाला एक जासूस है। राफेल ने निकी से कहा कि वो जानता है कि उसने उसका रियल एल्गोरिदम मैकवेन को बेच दिया है, जबकि उसे नकली बेचना था। यहाँ तक कि उसने राफेल का रियल एल्गोरिदम हर रेसिंग टीम को बेच दिया है। उसे खास गुस्सा है कि उसके ऐसा करने से अब वो रेसिंग ट्रैक पर और लोगों से बेहतर कम्पीट नहीं कर पाएगा। राफेल जानना चाहता है कि निकी ने रियल एल्गोरिदम कैसे हासिल किया, क्योंकि वो तो उसने उसे कभी दिया ही नहीं था और वो एल्गोरिदम हमेशा से पासवर्ड प्रोटेक्टेड था। वो निकी से बात उगलवाने की कोशिश करता है, इसलिए वो जेस की सांस रोक लेता है। निकी आखिरकार एक्सेप्ट करता है कि उसने जेस का इस्तेमाल किया और उसके नेकलेस में एक डिवाइस को रख दिया था, जिससे डिवाइस ने राफेल के सिस्टम पासवर्ड को इंटरसेप्ट कर लिया। ये राज जेस को रोने पर मजबूर कर देता है। राफेल जेस को देखकर हंसता है और उसके मुंह से टेप को हटा देता है। वो निकी के सामने कबूल करती है कि राफेल उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, उसे बस उसकी घड़ी चाहिए थी, जिसकी कीमत $2 लाख है। राफेल बताता है कि उसने जेस को कमरे तक ले जाने की हमेशा कोशिश की, पर वो कभी नहीं मानी। जेस ने बताया कि वो जब भी राफेल से मिलती थी उसके हाथ से घड़ी चुराने की कोशिश करती थी, जिसे वो चुरा नहीं पा रही थी, और उसी दौरान निकी उसे देख लेता था और राफेल को उसका बॉयफ्रेंड समझकर उसे हमेशा जलन महसूस होती रही। निकी सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन ओवेंस अचानक उसके सीने में गोली मार देता है, जिससे राफेल चौंक जाता है और फौरन वहां से चला जाता है। ऐसा लगने लगा है कि निकी मौत की कगार पर है। जेस उसे देखकर रोती है और उससे अपने प्यार का इजहार करती है। ओवेंस जब उनकी तरफ आता है तो वो उस पर हमला कर देती है। हालांकि ओवेंस ने खुलासा किया कि उसने जानबूझकर ऐसा किया था। उसे पता है कि कहाँ गोली लगनी चाहिए ताकि निकी ना मरे। ओवेंस निकी के सीने से खून निकालने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे निकी की जान बच जाती है। इस दौरान ओवेंस निकी को मेलो कहता है, जिससे जेस को एहसास होता है कि ओवेंस निकी का पिता है। यहाँ उसे पता चला कि वो शुरू से ही स्कैम में शामिल था और उन्होंने टोलेडो पैनिक बटन को अंजाम दिया। ये वही तरीका था जिसके बारे में निकी ने पहली बार जेस को बताया था कि खुद को सही साबित करने के लिए अपने पार्टनर को गोली मार दो। ओवेंस ने निकी के लिए होटल में जो पैकेज दिया था उसमें रियल एल्गोरिदम था। ओवेंस निकी और जेस को पास के हॉस्पिटल ले जाता है। रास्ते में ओवेंस निकी को किसी भी कौन में दिल ना लगाने की सलाह को याद दिलाता है और इसके एवज में ओवेंस ने सारा पैसा लेने के अपने इरादे पर भी जोर दिया और वो वहां से सारा पैसा लेकर चला भी जाता है। जेस निकी को अस्पताल तक चलने में मदद करती है। निकी को चिंता है कि अब उसके पास कुछ भी नहीं है, पर जेस उसे सब ठीक हो जाएगा ये कहकर उसे दिलासा देती है। निकी मुस्कुराता है जब वो देखता है कि जेस की कलाई पर राफेल की घड़ी बंधी हुई है। ये वही घड़ी थी जिसे वो चुराना चाहती थी। आखिरकार उन्होंने सब कुछ नहीं खोया और एक दूसरे को भी पा लिया और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। इस कहानी के बारे में अपने कमेंट्स हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।